एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में गवाही के दौरान में ये खुलासा हुआ। अंकिता के आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाले ड्राइवर ने कोर्ट में गवाही दी है और साफ साफ बताया है कि बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया था। साथ ही ये भी बताया कि इस रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, बल्कि सिर्फ मौखिक आदेश पर ही रिजॉर्ट को तोड़ा गया था। उत्तराखंड की सियासत को हिलाने वाले अंकिता मर्डर केस में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है और जेसीबी ऑपरेटर ने कोर्ट में गवाही दी है और बीजेपी विधायक के कहने पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया। ये बड़ी बात ड्राइवर की तरफ से कही गई। उत्तराखंड की सियासत में अंकिता भंडारी केस में नए खुलासे के बाद भूचाल है। कोटद्वार की कोर्ट में अंकिता केस की सुनवाई चल रही है और इस बीच कोर्ट में बहुत बड़ी गवाही हुई। सितंबर 2022 में अंकिता मर्डर केस के बाद आरोपी पुलकित के वनंतरा रिजॉर्ट को जेसीबी से ध्वस्त करने वाले ऑपरेटर ने कोर्ट में गवाही दी है और बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट तोड़ने का बड़ा खुलासा किया है। जेसीबी ऑपरेटर ने कोर्ट में अपनी गवाही में कहा, तत्कालीन एसडीएम के आदेश पर पहले रिजॉर्ट का गेट और चारदीवारी तोड़ी गई। उसके बाद यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के पीए का फोन आया। बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के आदेश पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया। इसमें 2 कमरों की दीवारें और खिड़कियां तोड़ी गई। इसके लिए कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया था, सिर्फ विधायक के मौखिक रूप से कहने पर ही जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था। जो उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक करने पर तोड़ दिया। जेसीबी से रिजॉर्ट को तोड़ने के साथ ही रिजॉर्ट में संदिग्ध रूप से आग भी लग गई थी और रिजॉर्ट का सामान भी बाहर बिखरा हुआ मिला था, जिसके बाद लगातार पहले दिन से यही आरोप लगते रहे कि क्राइम सीन से सबूतों को मिटाया गया है, सबूतों को नष्ट किया गया है और क्राइम सीन अगर प्रोटेक्ट हो जाता तो अहम सबूत मिल जाते। अब जेसीबी ऑपरेटर के बयान से साफ है कि रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई, जिसमें अहम सबूत नष्ट हो गए। अब तक अंकिता केस में 33 लोगों की गवाही हो चुकी है, जबकि 100 के करीब कुल गवाह बनाए गए हैं। अब पूरी तरह से साफ हो चुका है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता के साथ गलत हुआ, वहां पर बिना किसी लिखित आदेश के जेसीबी चलाया गया, तोड़फोड़ की गई, जिसमें सबूत भी नष्ट हो गए। अब सवाल ये कि ऐसा क्यों किया गया और सवाल ये भी है कि क्या किसी को बचाने के लिए किया गया। फिलहाल तो बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट और तत्कालीन एसडीएम की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंकिता भंडारी मर्डर केस मामले में बुलडोजर ऑपरेटर के बयान के बाद में नया सियासी मोड़ आ गया है। जैसे कि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सितंबर 2022 में हुए अंकिता भंडारी मर्डर केस की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो वहीं सियासी गलियारों में भी इसका ट्रायल हो रहा है। इस बीच आरोपी पुलकित के वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने वाले ऑपरेटर के कोर्ट में दर्ज एक बयान से मामला फिर तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट को निशाने पर लिया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि रेणु बिष्ट को बचाया जा रहा है। कांग्रेस ने रेणु बिष्ट के साथ ही एसडीएम पर भी सबूतों से छेड़छाड़ और सबूतों से नष्ट करने का आरोप लगाया और दोनों पर केस दर्ज करने की मांग कर दी। दीपक नाम के ऑपरेटर ने, जिसने अंकिता मर्डर केस के बाद रिजॉर्ट में डोजर चलाया था, उसका बयान दर्ज हुआ है कोर्ट में
जिसमें उन्होंने तत्कालिक एसडीएम और स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाया कि उनके कहने पर उसने रिजॉर्ट में डोजर चलाया। जब अपराधी करता है उसी के बराबर अपराधी सबूतों को मिटाने वाला व्यक्ति भी होता है। तो इन चारों के ऊपर मेरा आरोप है कि इन्होंने अंकिता मर्डर केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, जो उनके ट्विटर में डाले हुए पोस्ट से भी आता है। तो इनके खिलाफ 201 और 120 बी के तहत मुकदमे दर्ज होने। अब पार्टी विधायक का नाम आने के बाद बीजेपी डिफेंसिव मोड में। विधायक का बचाव करते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोर्ट अपना काम कर रही है। बयान दर्ज कराए हैं, न्यायालय में मामला है, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। जैसा न्यायालय का निर्णय आएगा सरकार उसके अनुसार काम करेगी। अब विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन हमारा काम कानून के अनुसार काम करना है। अंकिता केस में कोर्ट ने 2 बड़े सवाल पूछे थे। पहला कि रिजॉर्ट किसके आदेश पर तोड़ा गया, दूसरा वहां वीवीआईपी कौन था। ऐसे में अब रिजॉर्ट तोड़ने का आदेश बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट ने दिया। ये साफ हो चुका है, लिहाजा रेणु बिष्ट के लिए आगे के रास्ते मुश्किल हो सकते हैं। तो वहीं वीवीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर कांग्रेस ने भी बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आतंकी हमले में शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को सेना के विशेष विमान से गौचर लाया गया, जहां से सड़क मार्ग से नारायणबगड़ लाया गया, जहां शहीद को सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। शहीद वीरेंद्र सिंह 15वीं गढ़वाल राइफल में थे और वीरेंद्र सिंह की शहादत से पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। परिजनों के आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। नारायणबगड़ में पिंडर नदी के किनारे शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय और चमोली के लाल शहीद वीरेंद्र के जयकारों से गूंज उठा। और मैं समझता हूं कि आज हम सब के लिए जहां सारा क्षेत्र, पूरा प्रदेश और देश इनकी शहादत पर शोकाकुल है, वहीं हमें इनकी जो वीर गति इनको मिली है, जो इन्होंने देश के लिए शहादत दी है, हमें इस पर गर्व भी है। शासन प्रशासन से मेरी अपील है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग माता पिता हैं और उसकी विधवा है, उनके बच्चों का सही ढंग से पठन पाठन अच्छे विद्यालय में हो। वहीं आतंकी हमले में शहीद हुए गौतम कुमार को कोटद्वार में सोमवार को सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी गई। हजारों की तादाद में लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गौतम कुमार 2014 में सेना में भर्ती हुए थे और सोमवार को पार्थिव शरीर कोटद्वार के शिवपुर इलाके में उनके पैतृक घर लाया गया, जहां पर उनकी मां ने अपने बेटे के अंतिम दर्शन किए और फिर कोटद्वार के मुक्तिधाम में शहीद का सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा इलाका शहीद गौतम अमर रहे के जयकारे लगाता हुआ नजर आया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से जो ये कायराना हरकतें हमारी सीमाओं पे करनी शुरू की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। की घड़ी में उसके परिवार के साथ जो कोटद्वार की आज जनमानस उभर के आई है, उसके लिए भी मैं इनका सारा कोटद्वार वासियों का आभार प्रकट करता हूं। शहीद गौतम के खून का जो भी एक एक बूंद का बदला भारतीय सेना लेगी, ये पूरा विश्वास है। वहीं सीएम धामी ने भी शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम ने शहीदों को नमन किया और कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो सीएम धामी ने भी शहीदों को अंतिम विदाई दी है और उन्होंने कहा कि शहीदों के जो बलिदान है उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। जांबाज हमारे परिवार के वीरभूमि के 2 जांबाज सैनिकों का वहाँ अपनी शहादत दी है। हम सभी उत्तराखंड वासी, देवभूमि के लोग
इस दुख में हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून को लेकर राजधानी के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली निकाली गई, जिसके बाद में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर रविवार को परेड ग्राउंड में जो सैलाब उमड़ा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वो खुद से पहुंची भीड़ थी। इसमें कांग्रेस भी शामिल हुई तो यूकेडी और आम आदमी पार्टी भी और वामपंथी पार्टियां भी। आधिकारिक रूप से कोई शामिल नहीं था तो वो थी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए और बीजेपी विरोध करने के लिए यूकेडी और अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस का किया धरा था। केवल बीजेपी के विरोध के लिए इकट्ठा होना तो कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करता है, और जनता भी जानती है। कल हमारा युवा मोर्चे का मोदी है ना कार्यक्रम में जो जनमानस जो युवा उम्र का है, उसको भी कम से कम आंदोलनकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास, आज के यूथ का विश्वास भी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर किया गया आंदोलन पार्टी लाइन से कई ऊपर है, लेकिन इसको वही समझ सकता है जिसको पहाड़ की पीड़ा हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ही मंच से कह दिया था कि उनका मन आंदोलनकारियों के साथ है। भट्ट को इस पर भी जवाब देना चाहिए। ये किसी पार्टी स्तर से ऊपर की बातें हैं और इसको वही समझ सकता है जिसको पर्वतीय क्षेत्रों से, इस राज्य से सिंपैथी है या इसके संग जुड़ा हुआ है। उन्हीं के एक विधायक ने कल उन्हीं की मीटिंग में इस बात को कहा कि मैं शरीर से यहाँ हूँ, मन मेरा उस आंदोलन में है। तो इस बात का जवाब देना चाहिए उनको। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर आयोजित महारैली में उमड़े जनसमूह ने बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं। लिहाजा इस बार अब सियासत भी तेज हो गई है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी से उनके ही विधायक के बयान को लेकर सवाल पूछा गया, तो अब आपको दिखाते हैं कि धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कल के आंदोलन को लेकर बीजेपी के ही कार्यक्रम में क्या कुछ कहा था। तो परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित हुए, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। तो परेड ग्राउंड में लोग एकत्रित हुए, यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ भी अपने, वहां भी अपने, तो समझ में भी है। यहाँ भी अपने, वहां भी अपने, जाऊं तो किधर जाऊं। यहाँ पे अपने, वहां पे अपने, जाऊं तो किधर जाऊं। जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं। जहां मैं खड़ा हूं वहां वो खड़े हैं। मन करता है मैं भी जाऊं, मन करता है मैं भी जाऊं, उनके कदमों से कदम मिलाऊं। पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की, ज्योति जी, पड़ी है बेड़ियां अनुशासन की। ये हालत किसे सुनाऊं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली अब भी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कल के भाषण से 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन उत्तराखंड को लेकर भी मेरी भावनाएं हैं। चमोली का कहना है कि समय रहते पहाड़ के लिए अलग से नीतियां नहीं बनाई गई तो इसी प्रदेश में पहाड़ के लिए अलग राज्य बनाने की भी मांग उठने लगेगी। उन्होंने कहा कि सभी को पहाड़ की चिंता करनी होगी। करता हूं, लेकिन साथ ही उत्तराखंडियत मेरे अंदर भी है। तो 2 विषय मेरे सामने थे, एक तरफ पार्टी का भी है, एक तरफ वो भी है। तो मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कि जो राज्य बना है ये पहाड़ की स्थिति को देखकर बना है। उसकी भाव कहीं ना कहीं उसके जो मूल में है ये उत्तराखंडियत है, उत्तराखंड की भावनाएं हैं।
अगर उन भावनाओं के अनुरूप हम काम नहीं कर पाते हैं तो राज्य बनने का औचित्य साबित नहीं होता है। और मैंने बहुत पहले फोरकास्ट किया था कि अगर सही समय पर ध्यान न रखा गया और पहाड़ के लिए अलग नीतियां न बनी, पहाड़ को अलग से लुक आफ्टर नहीं किया गया, तो इसी प्रदेश में एक और प्रदेश की मांग उठ पड़ेगी और पहाड़ के अलग राज्य मांगने के लोग आगे बढ़ चलेंगे। और मैं जो देख रहा हूं कल का जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जो आपको ध्यान में होगा, जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की बात हुई थी तो उस समय उत्तराखंड राज्य का आंदोलन विषय नहीं था, आरक्षण विषय था, लेकिन बाद में उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में वो परिवर्तित हुआ। हरिद्वार के हरिहर आश्रम में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और साथ ही सीएम धामी भी पहुंचे। चूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर 25 साल पूरा होने के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वामी अवधेशानंद गिरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि अवधेशानंद सनातन धर्म की पताका को दुनिया भर में ऊंची कर रहे हैं। समाज के उद्धार के लिए सन्यासियों का जो यह निस्वार्थ भाव से किया जा रहा कार्य है, देखिए सज्जनों, वे कार्य ही इनको हमारी संस्कृति के पुरोधाओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं, जो यहाँ पर होते हैं। से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। आपने हमेशा मूल्यों और विचारों को आकार देने का कार्य किया है, जो निश्चित रूप से युगों युगों तक मानवता के साथी के लिए। बागेश्वर में राम भक्तों ने बागनाथ मंदिर से गाजे बाजे के साथ में कलश यात्रा निकाली। अयोध्या से भेजी गई पूजित अक्षत कलश बागेश्वर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत और शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान महिलाएं और स्कूली छात्राएं पारंपरिक परिधान पहनकर भव्य कलश यात्रा में पहुंची। जिन जिन स्थलों से होकर शोभा यात्रा निकली, वहां लोगों ने कलश का फूल और अक्षतों से स्वागत किया। और चलिए पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तरकाशी को पुरोला पुलिस और एसओजी टीम ने 2 अलग अलग जगह से लगभग 2 किलो चरस बरामद किया है। साथ ही 2 चरस तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। रुड़की के पिरान कलियर इलाके में एक डंपर की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीते लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी चंद्रप्रकाश जोशी को श्रीनगर की डांग तहसील से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से उसे कोर्ट में पेश किया गया। अल्मोड़ा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के किए गए कामों को याद किया गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद में पहली बार यमकेश्वर के दुगड्डा पहुंचने पर महेंद्र राणा का स्वागत किया गया। महेंद्र राणा द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख हैं। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा हेलीकॉप्टर से कराए जाने का विरोध भी होने लगा है। धारचूला के पर्यटन कारोबारियों ने इस फैसले को क्षेत्रीय हितों के खिलाफ करार दिया। सरकार में दर्जाधारी का जिम्मा मिलने पर बीजेपी नेता गणेश भंडारी का पिथौरागढ़ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और शहर भर में एक रैली का आयोजन किया गया। रुड़की में क्रिसमस का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। सभी गिरजाघरों में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। नैनीताल में भी सुबह से ही क्रिसमस की धूम देखने को मिली। शहर के सभी गिरजाघरों में स्थानीय लोगों के साथ में पर्यटक भी प्रार्थना करते दिखे। अल्मोड़ा में भी क्रिसमस पर ऐतिहासिक चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया और प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर उनके संदेश को पढ़ा गया। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर साइबर पुलिस ने हवाला ऑपरेटर को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 15 करोड़ से ज्यादा रुपए का फ्रॉड किया था और पूरे देश में 100 से ज्यादा लोगों से ठगी कर चुका है। देहरादून के रहने वाले से पार्ट टाइम जॉब दिलाने के नाम पर 35 लाख रुपए की ठगी की गई थी और आरोपी नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाता था और फिर लोगों को पार्ट टाइम जॉब का लालच दिया करता था। झांसे में फंसने वाले लोगों को इन्वेस्ट कराने के नाम पर ठगी करता था।
और खबर देहरादून से है, जहां पर एसटीएफ की टीम ने एक महिला नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। नशा तस्कर शहर के एक नामी अस्पताल में नर्स की इंटर्नशिप कर रही है। आरोपी महिला ने 96 ग्राम स्मैक बरामद की है, जो यूपी के बरेली में से स्मैक लाई गई थी और उत्तरकाशी के स्कूल कॉलेजों में सप्लाई की जाती थी। पूछताछ में कई अन्य ड्रग्स पेडलरों की भी जानकारी पुलिस को मिली है। सरकार सरकारी जमीनों पर बनी हुई मज़ारों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन पार्ट 2 चलाने जा रही है, लेकिन इस बार का ऑपरेशन सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम संगठन सरकार को कड़ी कानूनी चुनौती देने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मजारों को अवैध बताकर चल रहे धामी सरकार के इस बुलडोजर से मुस्लिम समुदाय नाराज है और ये नाराजगी अब खुलकर दिखने भी लगी है। और तो और सरकार के मजारे गिराने के फरमान से गुस्साए मुस्लिम लोगों ने अब वक्फ संघर्ष एंड सुरक्षा समिति बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे सरकार के गलत फैसलों का पुरजोर विरोध किया जा सके। इसीलिए हमने भी एक अपनी जो तंजीम बनाई वक्फ सुरक्षा एवं विकास संघर्ष समिति, उसके गठन का उद्देश्य ये है कि हम जो भी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, मस्जिदों के, मजारों के, मदरसों के, वो हम सब एक हों, अपनी गौरव फिक्र करें, उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उनसे एक होकर फाइट करें और अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पे रखें। तो उसी के लिए कोशिश की गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सब एकजुट होंगे। हमें अपने रब की ज़ात से उम्मीद है, अपने मुसलमान भाइयों से उम्मीद है, सब एक होंगे और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारे मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, सरकार के मजार तोड़ने के फैसले को अब ये संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जा रही है। उनकी एक ही मांग है कि तोड़ी गई मजार की जगह सरकार नई मजारें बना कर दे। तो जितने भी मजार तोड़े गए हैं वो सब गैर कानूनी तोड़े गए हैं, संविधान को ताक पर रख के तोड़े गए हैं और ये सुविधा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके खिलाफ तोड़े गए हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उसमें। नहीं, हमारी पिटीशन में ये हमने लिखा है कि जिनको अवैध तरीके से तोड़ा गया है, विदाउट प्रोसीडिंग तोड़ा गया है, उनको रिबिल्ड कराया जाए, उनको रेस्टोर कराया जाए, उनको दोबारा पड़ा बनाया जाए। दरअसल वन भूमि एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर बनी अवैध मजारें सरकार ने गिराई, लेकिन सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय के गले नहीं उतरा। आखिरकार 3000 मजारों पर बुलडोजर चलने के बाद अब ये भी संघर्ष के मूड में है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में टोंस वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 8वें दिन भी धू-धू कर जलते हुए नजर आए और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो रही है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं कर पाया। तस्वीरें यमुना घाटी की है, जहां पर रात भर जंगल धू-धू कर जलते रहे और पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया रहा। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डूंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव जारी है। औली में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग न होने की वजह से जाम जैसी स्थिति भी बनी हुई है। वहीं जो पार्किंग का एरिया है वो फुल हो चुका है, जिसकी वजह से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक पहाड़ का रुख कर रहे हैं, ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था करना भी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नए साल के जश्न को लेकर सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते नेपाली फार्म से लेकर तपोवन तक जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ऋषिकेश को 5 सेक्टर में बांटा है, ताकि जाम की समस्या से निपटा जा सके और आने वाले सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।